नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक। और ये जो चैप्टर है चैप्टर 7, ये हमें बताता है विद्युत धाराओं का चुंबकीय प्रभाव। यानी किसी कुंडली, तार आदि में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, किस प्रकार उत्पन्न होगा, किस दिशा में उत्पन्न होगा, ये सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले ओरेस्टेड ने 1820 में अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जब आप किसी तार में धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कितना होता है ये बात ओरेस्टेड नहीं बता पाया, तो इसी बात को समझाने के लिए या फिक्स वैल्यू देने के लिए बायो और सावर्ट नाम के दो साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें एक डेरिवेशन दिया, उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी वायर में करंट I फ्लो कर रहे हो तो उसके एक लंबाई L5 dl के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो dB बराबर μ0 I dl साइन थीटा बट्टा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। बायो सावर्ट के एप्लीकेशन से ही हमने ये सीख लिया कि अगर कोई वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है और उसे d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसका मान भी हमने सीख लिया कि B बराबर होता है μ0 I अपॉन 2 पाई d। ये हमारे पास सूत्र आया था। हमने ये माना था कि इनफाइनाइट अगर वायर है तो P बिंदु पर बनने वाले कोण 90 डिग्री के होंगे, उस हिसाब से 4 पाई है वो 1 और 1 2 होने से 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे कल के एप्लीकेशन या कल के वीडियो में हमने सीखा था। लेकिन आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी डायरेक्शन चाहिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की। बिना दिशा के हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने दो नियमों को चुन लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस 2021 सेशन में हमारे सिलेबस में तो नहीं है इनके स्टेटमेंट, परंतु हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी भी सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता तो रखें। तो मैंने दो मेन जो नियम है उनकी बात कर ली। वैसे तो 4 नियम है। स्नो का नियम SNOW, स्नो का नियम भी होता है एक SNOW। S और N का मतलब किसी वायर में करंट जो है साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो और ये वायर मैग्नेटिक नीडल के ऊपर से गुजरे, O फॉर ओवर द मैग्नेटिक नीडल। तो इस नीडल का नॉर्थ पोल जो है वेस्ट डायरेक्शन की ओर ट्विस्ट होगा यदि करंट साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो होता है। तो स्नो का नियम तो ये बताता है हमें कि यदि वायर साउथ से नॉर्थ रखा हुआ हो, उसमें करंट भी साउथ से नॉर्थ फ्लो होती हो और जो ओवर द मैग्नेटिक नीडल हो तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा वेस्ट की ओर ट्विस्ट होगा। दैट इज स्नो नियम। उसके बाद एक मैक्सवेल का भी नियम आया है, मैक्सवेल स्क्रू नियम भी होता है। ये मैक्सवेल स्क्रू नियम भी ये कहता है कि किसी भी स्क्रू को आप ट्विस्ट करते हो, स्क्रू का मतलब पेच का नियम भी बोलते हैं। आप अगर ट्विस्ट करते हो तो घुमाने की दिशा में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आगे बढ़ने की दिशा में या फिर उसके पीछे निकलने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये किसने कहा? मैक्सवेल ने। या आप ये मान सकते हो पेच के आगे बढ़ने की दिशा में तो करंट हो तो घुमाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब घुमाना दो प्रकार से होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करो। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ट्विस्ट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ आ जाता है क्योंकि उसके चलने की दिशा अपनी तरफ आती है। आप उसको टाइट करते हो, कसते हो तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो आगे की तरफ रहेगा। तो क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड यानी बाहर की ओर होगा। ये कुछ मैक्सवेल के और स्क्रू के नियम थे। लेकिन मैंने इनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हुए मैंने हमारे राइट हैंड से संबंधित ये सारी बातें कॉन्क्लूड कर ली, क्योंकि हर जगह हम राइट हैंड तो यूज कर ही सकते हैं। किस प्रकार? जैसे पहला नियम है हमारे पास वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, ये आप लिख सकते हो। वृत्तीय धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम, राइट हैंड प्लम रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। सर्कुलर करंट्स का मतलब कि किसी भी कुंडली में या किसी कोयल में वर्ताकार पथ में अगर धारा प्रवाहित हो, जैसे मैंने शो कर रखी है वर्ताकार,
वर्ताकार पथ में अगर धारा प्रवाहित होती हो तो उससे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा या तो तल के अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, हमेशा लंबवत होगा। मैंने ये बता दिया कि वर्तीय धाराओं को अगर हमारी राइट हैंड की अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित करें, ये अंगुलियां जो है इसके द्वारा प्रदर्शित करें, ट्विस्टेड फिंगर्स के द्वारा, तो अंगूठे की डायरेक्शन हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जो मैंने डायग्राम में भी शो किया। ये हमारा अंगूठा है, ये अंगूठे की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होगा और मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन में हमारा होगा वृत्तीय धाराओं का मान। ये मुड़ी हुई अंगुलियां, ये अंगूठे की दिशा। तो इस प्रकार हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी वर्ताकार कुंडली में या पथ में, एक ही बात है, पथ में धारा की दिशा दाएं हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बात समझ में आ गई बात कि वर्ताकार कुंडली में धारा जो है वो हमारी अंगुलियों द्वारा प्रदर्शित हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ये फिंगर्स, ट्विस्टेड फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात खत्म। दूसरा इसी से संबंधित देखो, दूसरा नियम भी ऐसा ही है लेकिन इसके थोड़ा सा चेंज है। कितना चेंज है देखो, अगर हम ये मान लें कि किसी एक वायर को हमारे हाथ से इस प्रकार पकड़ें, ये जैसे वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और हम इस प्रकार पकड़ें कि राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करे, मतलब अब धारा जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रदर्शित हो तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को, तो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ऐसे ही मैं कहूं अगर वायर में धारा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर ट्विस्ट होगा, यानी इस प्रकार उत्पन्न हो जाएगा। अगर धारा ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार प्रदर्शित होगा। अगर धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो धारा ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा इस प्रकार रहेगी कि ये जैसे तार है, इसमें धारा अगर इस प्रकार उत्पन्न हो रही है तो आप अगर इस साइड में प्रदर्शित करना चाहो तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए या तो इस तार को ऐसे ट्विस्ट करके वर्ताकार बना दो तो आपको पता हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा कि बाहर होगा। या फिर अगर आप थंब रूल लगाना चाहो तो हमें इसको ऐसे पकड़ना है तो अंगूठे की दिशा में तो धारा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसमें अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इधर से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस साइड में आएगी डॉट प्रोडक्ट से। ये हमेशा प्रदर्शित करता है बाहर की ओर, किससे भाई, तल से, और ये तल के अंदर की ओर। ये बात भी आप लिख लो बच्चों। मैं इसमें थोड़ा सा अलग कुछ लिखवाना चाह रहा हूं, लिखें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग समझना। डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है तल से बाहर की ओर किसकी दिशा, बी की दिशा,
ये है बी की दिशा किधर, तल के अंदर की ओर। याद रखें, अगर मैं दिशा बदल दूं, ये तार जैसे ऐसे कर दिया, धारा की दिशा बदल दूं ऐसे, तो क्रॉस प्रोडक्ट इधर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट उधर चला जाएगा। चेक करते हैं अभी। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को, धारावाही चालक तार को लिख दो, चलो या एक शब्द और जोड़ना, धारावाही, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठे की दिशा धारा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो क्या लिखेंगे इसमें? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को या की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बात सही है। तो बात समझ में आई होगी आपके कि इस नियम के अनुसार चालक तार को या धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये बात भी आप साइड में लिख लेना, कहीं पर आपको पता रहना चाहिए कि तार के कारण हो चाहे किसी के कारण हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अंदर की ओर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से प्रदर्शित करेंगे। याद रखें इस बात को। और बाहर की ओर आए तो उसको डॉट प्रोडक्ट से प्रदर्शित करेंगे। रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। उसके बाद मैं अभी अंगूठे वाला ये डायग्राम और बना देता हूं, पता रहे कि किस प्रकार हमें इसको राइट हैंड से पकड़ना है। देखते हैं, ये वायर है, ये ट्विस्टेड फिंगर है, थोड़ा अंगूठा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, अंगूठा बड़ा है इस आदमी का भी। हाथ टूटा हुआ तो नहीं है बेचारे का, सही है। ये दैट इज रिप्रेजेंट आई, करंट आई को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्विस्टेड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, अब इससे अपने को सब कुछ पता चल जाएगा कि वायर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इंड्यूस हो रहा है। बना दो ऐसे। इसके बाद अब हम थोड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं देखते हैं।
पहला ही पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ही पहला लिखिए। तो अभी अपना जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, मैंने पहले से ही रिटर्न कर लिया इसको, कि डायग्राम में सारी चीजें शो कर दी है। चित्र में प्रदर्शित दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। ये दो तार है, पहला तार ये है, ये अनंत लंबाई का है, मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, इसका मतलब इस तार से ये टच नहीं है। दो तार है, ये दूसरा तार, ये पहला तार। इस दूसरे तार में I2 धारा प्रवाहित हो रही है और पहले वाले में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इस पहले वाले तार से ये A दूरी पर है, ध्यान रहे A डिस्टेंस पे है, और इससे भी A पर है। तो अभी कहेंगे चित्रानुसार सॉल्यूशन कहेंगे। चित्रानुसार प्रथम तार में धारा I1 के कारण, धारा I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो प्यारे विद्यार्थियों, A डिस्टेंस यानी D की जगह दूरी क्या है, A है। अब तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, सूत्र हमारे पास सिंपल रहता है म्यू 0 I अपॉन, याद करो उस बात को, जब महाराणा ने भाला फेंका था, उस बात को याद करो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ भाला एक फेंका था कि D दूरी पर अगर तार अनंत लंबाई का हो तो φ1 और φ2 के मान जो है 90 डिग्री से, यानी भाला कितने डिग्री से फेंके थे दोनों साइड में, 90 डिग्री से फेंक दिया था भाई। तो इस हिसाब से इस बिंदु P पर हमारा जो मेन सूत्र होता है म्यू 0 I अपॉन 4 पाई D, सूत्र होता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये सूत्र होता है, φ1 का मान भी 90 है, φ2 का मान भी 90 है, साइन 90 का मान 1 प्लस 1 2, 2 से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास B1 का मान आता है अनंत तार के लिए 2 पाई D। अब D की जगह मेरे पास यहाँ दूरी कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, दैट इज बिकम A, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही थी, I1। अब इसकी दिशा किधर है, तो हम कह देंगे, याद करो उसी बात को बच्चों, अगर धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है और बिंदु यहाँ पर है, तो मैंने कहा था ना इसको काल्पनिक रूप से आप ट्विस्ट करके देख लो, बस बात खत्म हो जाएगी। काल्पनिक रूप से जैसे ही आप ट्विस्ट करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें धारा किस दिशा में बह रही है। या तो ये नियम लगा दो, या नियम लगा दो हमारे राइट हैंड का और थंब रूल वाला, तो अंगूठे की दिशा में धारा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां, यानी कि यहाँ इस स्थिति में तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तो यहां मैं लिख दूंगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अंदर, कोष्टक में क्रॉस चिन्ह बना देना, की ओर होगी। ये बात साथ में लिख दो। इसी प्रकार ये बात और लिखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार तार 2 द्वारा P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान B2 बराबर, पैर में लिखना है बच्चों, 2 नंबर तार है इसलिए B2, अनंत तार के कारण तो म्यू 0 I बट्टा 2 पाई D की जगह है A, तार से यहां से भी दूरी A ही है। धारा कितनी जा रही है, I2 जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, तो I2, I1 की जगह क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। इसकी दिशा किधर होगी, देखो ये भी थोड़ी सोचने वाली बात। आप कल्पना करो इस तार को मैं अगर ऐसे मिला दूं इसके साथ, दूसरे तार के साथ, ऐसे अगर इसको मिला दूं तो दिशा देखो, करंट ऐसे प्रवाहित होगा इसमें। तो इसमें भी दिशा ढंग से देखें तो ट्विस्टेड फिंगर जो हैं वो इस प्रकार है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी तल के अंदर की ओर होगी। या फिर अगर इस तार को मैं ऐसे पकड़ूं, ऐसे अंगूठे की दिशा में, तो इसका मतलब अंगुलियां अंदर की तरफ जाती हुई इसके बाहर आ रही है उधर से। ये तार को अगर पकड़ूं ऐसे,
तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, तो अंदर से इस प्रकार आ रही है अंगुलियां, इसका मतलब यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोष्टक में लिख देना आगे, दिशा तल के अंदर, कोष्टक में वापस वही क्रॉस चिन्ह की ओर होगी। अब दोनों ही तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान दिशा में है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा दोनों का। आपको ऐसे मोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, काल्पनिक रूप से आपको मोड़ के मन ही मन में सोचना है, वरना डायग्राम फिर खराब हो जाएगा। ये तार नंबर 2 था हमारे पास। अब कह देंगे अतः दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान दिशा में है, अतः दोनों तारों के कारण B की दिशा समान दिशा में है, अतः दोनों तारों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, मैंने इतनी सारी गाथा इसलिए लिखी है कि आपको याद रहे, वरना तो आप सीधा ही काल्पनिक रूप से कह दो फर्स्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना, सेकंड तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना, तो टोटल आ जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। अब ये सब बातें मैंने आपको समझाने के लिए आगे और लिख दी है ताकि याद रहे। नेक्स्ट इसी का मैं दूसरा रूप और करने वाला हूं, उसमें इतनी सारी बातें नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम समझ लेंगे किसके कारण किधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो B1 प्लस B2, तो B बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, μ1 I1 बटा 2 पाई A प्लस μ1 μ0 I2 बटा 2 पाई A, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो, दैट इज I1 प्लस I2। इसका मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान तो ये आ गया, छाप दो इसको भी। नेक्स्ट ये कह देना 1 नंबर या ए नंबर चित्र है, ये 2 नंबर कह देना। आप सॉल्यूशन ए कर रहे थे हम, अभी 2 नंबर और देखो। 2 नंबर तार में अब मैं दिशा बदलूंगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को थोड़ा सा चेंज करूंगा। तार फर्स्ट में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये आ गई, अब इसको मैं चित्र को बै चित्र बता देता हूं। इसी चित्र को मैंने मॉडिफाई कर दिया, करंट की दिशा को बदल दिया, ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित कर दिया। तो सारी की सारी बातें ऐसे की ऐसी लिखनी है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की तल की दिशा अंदर की जगह हम क्या लिख देंगे, बाहर की ओर, यानी यहां डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। दूसरे तार के कारण तो वैसे ही, क्योंकि दिशा उसी दिशा में है, करंट की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो यही रहेगी तल के अंदर की ओर। तो अब परिणामी मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां क्या कह देंगे, समान की जगह क्या लिख देंगे, विपरीत दिशा में। क्या लिख देंगे, विपरीत दिशा में। तो घट जाएगा ये मान, माइनस आ जाएगा, फिर वापस माइनस। इसका मतलब इस स्थिति में ये मान सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, 2 न्यूमेरिकल मैंने एक साथ करवा दिए हैं। अगर डायरेक्शन बदलती है तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार आता है। आगे के भी टॉपिक अपन करते हैं। तो आज का अपना अगला जो टॉपिक है वो है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार धारावाही, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें पहला ही पहला अपन कह देंगे कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र,
कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अपन लिख सकते हैं, ध्यान से सुने इसमें सब बातें। माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या तो लिख दी, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कुंडली के अंदर O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि कुंडली की परिधि पर एक लंबाई अल्पांश लिया जाए, लंबाई अल्पांश लिया जाए तो इस लंबाई अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान dB बराबर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू DL साइन थीटा। चित्र और बना दो। ये वर्ताकार कुंडली है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसकी रेडियस R है। यहां हमने लंबाई अल्पांश ले लिया है और इस लंबाई अल्पांश की जो डायरेक्शन होती है वो इधर है। कहीं पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा लंबाई अल्पांश की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के रूप में होती है। तो अब देखो, लंबाई अल्पांश से केंद्र को मिलाने वाली जो दूरी है जिसको हम त्रिज्या के रूप में मान रहे हैं, वो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? याद रखो, कोई भी लंबाई अल्पांश लो वर्त के परिधि पर, हमेशा वो केंद्र के साथ 90 डिग्री पर रहेगा। तो हम ये बात लिख देंगे, चूंकि लंबाई अल्पांश dl केंद्र O के साथ थीटा बराबर 90 डिग्री पर है, π/2 पर है, अतः चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर म्यू 0 I dl बच जाएगा। केवल साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, या कैपिटल R की जगह एक बार आप स्मॉल r भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, और अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं करो तो dl का इंटीग्रेशन कर देंगे, चलेगा। चलो दैट्स ऑल। अब कह देंगे कुल वर्ताकार परिधि के कारण, ये तो अल्पांश के कारण था। अब अगर टोटल सर्क्यूमफेरेंस लेनी पड़े तो हम कह देंगे कुल
लंबाई जिसको हम परिधि के रूप में मानते हैं, कुल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन ऑफ dB, और समाकलन में हमारे पास म्यू 0 I अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर जो त्रिज्या है किसकी फिक्स इनटू DL। याद रखो बच्चों ये कांस्टेंट चीज तो बाहर आ गई, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं, म्यू 0, और इसका जो मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये भी अपने पास अगर इस म्यू का मान निकालें तो आता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, तो इस म्यू 0 इंटू आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को तो बाहर निकाल दो, ये म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू आ गया डीएल का टोटल इंटीग्रेशन करते ही क्या आ जाएगा 2 पाई आर, दैट इज बिकम म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई कैपिटल आर। यानी डीएल समाकलन डीएल का मान तो टोटल परिधि के बराबर आना चाहिए जो आ भी रखा है। और देखें तो अपने पास लास्ट आंसर क्या बच गया, वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो क्या बच गया, B बराबर, B की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, दैट बिकम 2, R is multiplied by 2 divided by 2 R square, then it will become B is equal to mu 0 I upon 2R, 2 pi R all crossed by 4 pi R square, which is become 2R, then it will become B is equal to mu 0 I upon 2R. This is the value। यही वर्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब देख लो बच्चों, वर्ताकार कुंडली के कारण आ गया म्यू 0 आई अपॉन 2R। अब कुछ विशेष कंडीशन फिर देखते हैं अपन अलग अलग वैल्यू के लिए, चेक करते हैं, देखो क्या मान आना चाहिए। अगर वर्ताकार कुंडली है तो वर्ताकार कुंडली के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो होगा B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2R, ये तो है वर्ताकार कुंडली के कारण। अब लगा दूं मैं, यदि R व B के साथ, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र के साथ ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ किस प्रकार आएगा। देखो अगर R के आपको पता चल गया ना, R तो नियत रहता है कुंडली का, R क्या रहता है, नियत रहता है वैसे तो,
लेकिन अगर एक कुंडली की त्रिज्या छोटी है, दूसरी की फिर उससे बड़ी होगी, जितनी ज्यादा रेडियस होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता जाएगा। इसका मतलब आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, बी के साथ 1/r का अगर ग्राफ खींचो तो वो स्ट्राइट लाइन आ जाएगा, यानी कि 1/r के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट रहता है। अब कुछ एप्लीकेशंस और देखो, अगर हमारे पास कुछ वृत्त के चाप के रूप में आ जाए तब क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं। अपन अगर इसको चाप खंड के रूप में माने तो नंबर 1 स्थिति, वृत्ताकार कुंडली के चाप खंड की लंबाई L मानी जाए, कितनी मान ले, N माने। तो जैसे ये वर्ताकार कुंडली है, आपको पता होना चाहिए वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो 2 पाई होता है। कोण कितना होता है, 2 पाई। तो चाप का जो सूत्र होता है ना वो होता है कोण इंटू त्रिज्या। कितना होता है, कोण इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या इसकी हमने कितनी मानी, r। तो चाप यानी जिसको हम लोग कह रहे थे dl यानी इंटीग्रेशन dl, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, कोण कितना आ गया 2 पाई, त्रिज्या कितनी होगी r, तो यानी कि l का मान आ गया 2 पाई r। इस हिसाब से अगर आप b का मान निकालते हो तो b बराबर μ0 dl आई dl बट्टा था हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, ये सूत्र था। तो dl की जगह क्या मान रखेंगे, μ0 i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, dl की जगह आ जाएगा 2 पाई r, जो अभी हमने समाकलन के रूप में निकाला था, वो उसको ऐसे भी निकाला जा सकता है चाप के रूप में भी मान के। तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 टाइम्स ये r स्क्वायर था, r से स्क्वायर कैंसिल, देन इट बिकेम μ0 i अपॉन 2r, यानी वर्ताकार कुंडली के कारण तो यही चुंबकीय क्षेत्र था। तो चाप के रूप में अगर मान के चलें तो भी वही उत्तर आता है। 2 नंबर कंडीशन देखो, अगर मैं अर्धवर्त बना दूं, अर्धवर्त बना दूं, अर्धवर्त 2 नंबर, अर्धवर्त के लिए, अर्धवर्त के लिए क्या मानेगा, देखो यहां सेंटर पर ही चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को, और चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो, वो हमें पता चलता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। अब अगर अपन देखें कि इस चाप की लंबाई कितनी आएगी, तो इस चाप की लंबाई आ जाएगी अपने पास, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। कोण का मान कितना होता है यहाँ पाई, त्रिज्या कितनी है r, इसका मतलब dl का मान कितना आएगा, समाकलन ऑफ dl पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर आ जाएगा μ0 i dl बट्टा, ये dB का मान था बच्चों याद रखो, 4 पाई r स्क्वायर, जिसमें B बराबर क्या आ जाएगा μ0 i समाकलन ऑफ dl, समाकलन ऑफ dl का मान क्या आ जाएगा पाई r बट्टा 4 पाई r स्क्वायर। ये r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इसका मतलब अर्धवर्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो आता है 4r। देख लो बच्चों, वर्त के कारण 2r था, अर्धवर्त के कारण 4r हमारे पास मान आ गया। अगला और देखो क्या होता है, अगर स्थिति इस प्रकार आ जाए कि ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इस चाप में, यानी कि यहाँ ये जो चाप है, या ये जीवा बोल सकते हो, चाप बोल सकते हो, इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, कोण इंटू त्रिज्या। कोण का मान मैंने कह दिया 90 डिग्री है, तो कोण इंटू त्रिज्या, कोण का मान है पाई बाई 2, त्रिज्या है r, तो चाप यानी dl का समाकलन ऑफ dl का मान क्या आ गया पाई इंटू r। तो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर μ0 i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर तो है ही, dl का मान आ गया पाई r बाई 2।
तो उत्तर देखो कितना शानदार आया है, म्यू 0, ये 4 पाई आर से पाई आर करते 8 आर आ गया उत्तर। यानी अगर इस पर चौथी स्थिति और देखो, अगर इस प्रकार की कंडीशन हो, ऐसे आ जाए कंडीशन, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अच्छा सा, यानी कि 3 वाला भाग बन गया इसमें, तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया 3 पाई/2। टोटल वर्थ का कितना होता है पाई आर, पाई आर में से पाई/2 कैंसिल कट गया अंदर वाला, ये चाप है। तो इस स्थिति में समाकलन ऑफ dl का मान आ गया 3 पाई r/2। तो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर आ गया म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r², इंटीग्रेशन में आ जाएगा 3 पाई r/2। क्या आंसर आए आपको पता है? अगर इस प्रकार की कंडीशन आए तो B बराबर आ जाएगा 3 म्यू 0 I अपॉन 8r। देखो कितना शानदार है, सीधे सीधे क्वेश्चन आके गिरते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आके गिरते हैं। अगर ऐसा डायग्राम हो तो ये, ऐसा डायग्राम हो तो ये, कोण दिया मिल जाए, मैं ये कह दूं कि थीटा बराबर मेरे पास है 7 पाई/2, ये कोण है, 5वीं स्थिति कह दिया। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में अगर मेरे को dl चाहिए तो समाकलन ऑफ dl क्या आ जाएगा 7 पाई/2 इंटू r, दैट इज डेल्टा l का मान। तो B बराबर वही सूत्र म्यू 0 I तो पढ़ा ही है, 4 पाई r² भी पढ़ा ही है, दैट इज 7 पाई r/2। तो उत्तर आ जाएगा 7/8 म्यू 0 I अपॉन r, ये मान अपने पास आ गया। ऐसे ही अगर आपको मैं कह दूं केवल कोण थीटा डिग्री है, 6 नंबर, कोण का मान कितना है, केवल थीटा डिग्री है, तो चाप बराबर क्या आ जाएगा कोण इंटू त्रिज्या। तो B का मान सीधा सीधा लिख दो बच्चों, परमानेंटली सूत्र आ गया, ये थीटा इंटू r से मल्टीप्लाई कर दो, तो उत्तर आ जाएगा म्यू 0 थीटा पर डिपेंड करने लग जाएगा, ये 4 पाई r। हल, थीटा का जितना मान है वो मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। ये सारी कंडीशनों का हल हो गया इसमें। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित, वर्ताकार कुंडली, ये वर्ताकार कुंडली है, इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इस पर स्थित, अभी तो सेंटर पे ज्ञात किया था, ये सारे के सारे केंद्र वाले पॉइंट है, केंद्र पर ज्ञात किए जा रहे हैं। अब की बार हम यहां अक्ष पर ज्ञात करेंगे, तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।